हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ पर मानचित्र 1 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य इसमें दिए गए हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों अर्थात चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? दोस्तों, हम इन सब सवालों का जवाब चैप्टर खत्म होने के बाद लेंगे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। याजक का मतलब होता है जो यज्ञ करा रहा होता है। यहाँ पर चित्र नंबर 1 है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो यहाँ पर यह है नरसिंह अवतार का चित्र किया गया है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है।
ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि आज मध्य प्रदेश में है, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव, सैंधव मतलब सिंध, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, और कलिंग, जो कि आज उड़ीसा का एक हिस्सा था, के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्त मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क मतलब तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, जैसे नीचे ये ताम्रपत्र है। चित्र नंबर 2। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ताम्रपत्र, और ये किस भाषा से है? ये संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ एक ताम्रपत्र का संग्रह है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया।
प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, पृष्ठ 62 और 66 में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। सुल्तान क्या होता था? अरबी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब है शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कब से कब तक? 1168 से लेकर के 1192 ईस्वी तक, जिसने सुल्तान मुहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 ईस्वी में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। ये रही हम जो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, परिवर्तनशील सीमाएं। यहाँ पर जो ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं, इसका मतलब है कि ये सीमा हर राजा के काल में बदल जाती थी। कभी या तो इसका विस्तार हो जाता था, कभी इसका संकुचन हो जाता था। मानचित्र 2 है चोल राज्य और उसके पड़ोसी। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नामक नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय यालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया।
उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। मातहत का मतलब आप समझें, मातहत का मतलब होता है कि वो उनके अंडर में थे। आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। यहाँ पर चित्र नंबर 3 है जो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर चित्र नंबर 3 है, गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है इसकी ये देखिए, इसकी छत पतली होती गई है उत्तरोत्तर ऊपर की ओर जाते समय, और जैसे जैसे ये मंदिर नीचे की ओर आ रहा है इसमें पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं। ये जो बाहर है ये हर एक पत्थर की प्रतिमाएं हैं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुईं। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यहाँ पर हम ये कावेरी नदी को देख पा रहे हैं, नीले रंग में लिखा हुआ है। ये जब बंगाल की खाड़ी में इधर मिल रही है तो ये कई छोटे छोटे भागों में यहाँ पर विभक्त हो जाती है और यहीं पर उपजाऊ मिट्टी भी जमा होती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। चित्र नंबर 4 वो क्या है? चित्र 4 एक चोल कांस्य प्रतिमा। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थीं, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। यह जो प्रतिमा है ये प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा चोल काल की कांस्य प्रतिमा है। चित्र 5 नवीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे।
जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। तो यहाँ पर जो हम ये चित्र देख रहे हैं ये तमिलनाडु का है और ये एक जल द्वार है। इससे हम पानी को नियंत्रित करते थे और उसके बाद खेत सींचे जाते थे उसी पानी से। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान का मतलब होता है मुवेंद वेलन, और यार का मतलब होता है प्रधान, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे विल न वगाई। ये क्या होता है? ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, इसका अर्थ होता है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुन मट्टुक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और आखिरी पल्लिचदम मतलब जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में
राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूरणम से एक उदाहरण अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, मतलब एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओझे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थीं। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पांव फटने से पहले तगड़े पुलयार, मतलब पुलाया का बहुवचन, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती हलरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? आगे बढ़ते हैं। बीज शब्द देख लेते हैं, जैसे सामंत, मंदिर, नाडु और सभा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके आंतरिक और जो बाद में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर देख लेते हैं। अब हम आंतरिक प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो उत्तर है, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। प्रश्न नंबर 2, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? तो उत्तर है, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। प्रश्न नंबर 3, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो उत्तर है, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया। इससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके।
चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो यहाँ पर हम मानचित्र में कन्नौज को देख पा रहे हैं। ये मध्य में था उत्तर भारत के, इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण हो गया था। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो उत्तर, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। तो उत्तर है, चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो उत्तर है, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। अब हम पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पत्र लेते हैं, प्रश्न अभ्यास लेते हैं। जोड़े बनाने हैं तो हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार किस चीज़ से संबंधित है? तो यह गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। वहीं राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन से संबंधित हैं, ये यहीं पर थे। पाल बंगाल, पाल वंश बंगाल में था और जो चोल थे वो तमिलनाडु में थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो उत्तर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष थे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। यही पाल है जो बंगाल से था। प्रश्न नंबर 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं? तो उत्तर है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थीं। पहली शर्त, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। और तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, ईमानदार होने चाहिए। और सबसे आखिरी छठा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो उत्तर है, चाहमानों अर्थात चौहान, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो उत्तर है, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी में के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। प्रश्न नंबर 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो उत्तर है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। पहला, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे।
दूसरा, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। तीसरा, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और चौथा, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। प्रश्न नंबर 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो उत्तर है, तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। दूसरा, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। तीसरा, कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। और चौथा, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। प्रश्न नंबर 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थीं? तो उत्तर है, चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई थीं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। प्रश्न नंबर 9, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ मतलब राजाओं के राज्य थे या नहीं। तो मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग, आप सब लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है, जैसे राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार, तो ये गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश वर्तमान प्रांत का नाम है। पाल मतलब आज का बंगाल और बिहार। उत्कल मतलब उड़ीसा। पूर्वी चालुक्य मतलब आंध्र प्रदेश। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। चोल तमिलनाडु में और चेर केरल में। और पांड्य कहाँ थे? दक्षिणी तमिलनाडु में। यहाँ पर इनकी राजशाही थी पांड्यों की, दक्षिणी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में चोल थे। प्रश्न नंबर 10, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? तो उत्तर है, वर्तमान समय के पंचायत चुनाव उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर। तो वर्तमान समय के पंचायत चुनाव क्या थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है हमारे यहाँ आज, और मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है आज के समय में। और उत्तर मेरूर के चुनाव में क्या होता था? लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे और चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था। प्रश्न नंबर 11, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। तो उत्तर है, पहले असमानताएं देखते हैं। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। समानताएं, इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। दोस्तों, जो अभी हमने बेसर शैली पढ़ा, तो ये बेसर शैली का मंदिर है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक मतलब नीचे से ऊपर तक गोलाकार मतलब वृत्ताकार या अर्धगोलाकार होता है, तो उसे बेसर शैली कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं, ये आधार से शिखर तक अर्धगोलाकार या गोलाकार के रूप में है, तो ये मंदिर बेसर शैली का कहलाएगा। और नागर शैली क्या होती है?
तो नागर शैली मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ। नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार के रूप में निर्मित होते हैं, आयत के रूप में। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। तो नागर शैली वस्तुतः नीचे से लेकर के ऊपर तक आयताकार के रूप में जो मंदिर बनते हैं उन्हें नागर शैली कहते हैं। और दोस्तों बचा है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली एक्चुअली नीचे से वर्गाकार होता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है पिरामिड नुमा होता जाता है। तो हमने चित्र में भी द्रविड़ शैली का मंदिर देखा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में? तो उत्तर है वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर के जो आंतरिक और जो बाद में आने वाले सवाल थे वो हम लोगों ने उनके सारे आंसर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चौहान चोल वंश आदि। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। किससे उम्मीद लगाते थे? सामंतों से, या वो जो उनके मातहत थे राजा के। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज अर्थात राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन अर्थात 3 भुवनों का स्वामी और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मण द्वारा रचे जाते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी का कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों,
ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। निशाना क्या थे? संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अल बरूनी ने एक किताब लिखी, किताब अल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। चाहमानो अर्थात चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने, जिसने सुल्तान मुहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, बहुत उपजाऊ भाग हो जाता है, वो उसे डेल्टा कहते हैं, जहाँ नदियाँ मिट्टी को ला ला के ढेर जमा करती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, उरैयूर से तंजावुर तक। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। सिंचाई और कृषि। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुईं। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज का अच्छा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान को मुवेंद वेलन कहते हैं, अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और आशा है मुझे कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।